It could be a story straight out of a movie. Former ISRO scientist, a man who's been persecuted and targeted for serving the country. Mr. Navin Narayan was arrested on espionage charges as he worked on crucial cryogenic technology for ISRO. I have a doubt that some foreign agencies' involvement in this entire episode. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के आज के एपिसोड में आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी के बारे में जिसकी वजह से हमारे देश के क्रायोजेनिक इंजन की डेवलपमेंट एंड स्पेस प्रोग्राम 20 साल पीछे चला गया। सन 1962 अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक हाई परफॉर्मिंग एंड हाईली एफिशिएंट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन तैयार किया जिसका नाम था RL-10। दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा रॉकेट इंजन है जिसकी मदद से हेवी पेलोड्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन के बिना किसी भी बड़ी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाना असंभव है। स्पेस के साथ साथ इस इंजन की उपयोग डिफेंस सेक्टर में भी होता है, प्लास्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए। ये इंजन कितना पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट था, इसका अंदाज़ा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि 1969 में नासा की मून मिशन के सक्सेस के पीछे इसी इंजन का सबसे बड़ा योगदान था। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. एक सेंटेंस में अगर बोला जाए देन इसी इंजन की वजह से ह्यूमंस पहली बार चांद में पहुंचा था। ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी उस समय के सबसे पावरफुल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी था। 1990 तक सिर्फ 5 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी था और ये 5 देश था US, रसिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना। और एक स्पेस पावर बनने के लिए दुनिया की हर एजेंसी को इस इंजन की ज़रूरत था, क्योंकि इस इंजन के बिना किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी के जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में भेजना एक इम्पॉसिबल टास्क था। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इस इंजन के डेवलपमेंट के पीछे 1984 से ही काम करना चालू कर दिया था, लेकिन पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग ना होने की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था। उस समय US एंड फ्रांस ने भारत को इस टेक्नोलॉजी देने का ऑफर किया और बदले में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मांग लिया। उनका डिमांड इतना ज़्यादा था कि भारत को उनकी ऑफर ठुकराना पड़ा। इस समय रसिया ने भारत को एक रीजनेबल प्राइस में ये टेक्नोलॉजी ऑफर किया एंड 1991 में भारत और रसिया के बीच एक समझौता हुआ। इसरो के साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे इस नए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए, लेकिन उनकी ये खुशी थोड़े ही दिन में निराशा में बदल हो गया, क्योंकि अमेरिका ने रसिया के ऊपर प्रेशर डाला कि रसिया भारत के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर ना करे। और इस डील को लेकर अमेरिका हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड फोरम में बढ़ चढ़कर विरोध किया और हर जगह US ये फेक न्यूज़ फैलाने लगा कि भारत ये इंजन टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। अमेरिका और बाकी के कुछ यूरोप कंट्रीज़ के दबाव में आकर रसिया हमें ये टेक्नोलॉजी देने से मना कर देता है। इसके बाद और कोई दूसरा रास्ता ना देखकर इसरो के साइंटिस्ट एंड इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग खुद के दम पर ये इंजन डेवलप करेंगे। इस क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हेड बनाया गया उस समय की बहुत ही टैलेंटेड एरोस्पेस साइंटिस्ट नंबी नारायणन को। नंबी नारायणन, जिनकी जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1941 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। अपने बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद नंबी नारायणन, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, उन्होंने इसरो ज्वाइन किया एज ए पेलोड इंटीग्रेटर। 1966 में नंबी नारायणन की मुलाकात हुआ उस समय की इसरो चीफ एंड द फाउंडिंग फादर ऑफ इसरो विक्रम साराभाई से। विक्रम साराभाई, जो कि खुद उस समय की इंडिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट एंड एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। नंबी नारायणन से मिलने के बाद साराभाई बहुत ज़्यादा चौंक गए नंबी की टैलेंट देखकर एंड उनसे कहा कि नंबी, तुम अब अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लो, तुम्हें खुद एक सीनियर साइंटिस्ट की तरह काम करना है। साराभाई के कहने पर नंबी नारायणन तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एमटेक डिग्री में भर्ती हो गया एंड वहाँ से अपना मास्टर्स ख़त्म करने के बाद
जब वो साराभाई से दोबारा मिले तो विक्रम साराभाई ने नंबी से कहा कि अगर नंबी नारायणन उस समय की अमेरिका की बहुत ही फेमस द इवी लीग यूनिवर्सिटीज के 8 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में अगर अपना चांस बना लेता है तो साराभाई खुद उनको अमेरिका भेजेंगे हायर स्टडीज के लिए। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नंबी नारायणन को नासा की फेलोशिप मिल गया एंड इसके साथ साथ उन्हें उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी हायर स्टडीज करने का मौका मिल गया। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जिस स्टडी को कंप्लीट करने में लोगों को सालों लग जाता था, नंबी नारायणन ने उसको अगले 10 महीने में खत्म कर दिया। 10 महीने के रिकॉर्ड टाइम में डिग्री पूरा करने की वजह से नंबी नारायणन के पास बहुत सारे हाई पेइंग जॉब के ऑफर्स आने लगे यूएस में। लेकिन नंबी नारायणन भारत माँ के एक ऐसे पागल बेटे थे जिसने ये सारे ऑफर्स ठुकरा दिया और इंडिया लौटकर वापस इसरो ज्वाइन कर लिया। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि इंडिया अपने दम पर अपने आप क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करे और भारत को इस डेवलपमेंट से रोकने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक साजिश रचा। अक्टूबर 1994 केरला पुलिस ने तिरुवनंतपुरम से मरियम रसीदा नाम की एक मालदीवियन महिला को गिरफ्तार किया। मरियम रसीदा के ऊपर आरोप था कि वो वीजा के वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी इंडिया में इलीगली रह रहा था। गिरफ्तार होने के बाद केरला पुलिस घंटों तक उससे पूछताछ कर रहा था। घंटों तक चली उस पूछताछ के बाद केरला पुलिस ने एक नया मामला बनाया कि मरियम रसीदा इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन एंड डी शशिकुमारन को हनी ट्रैप में फंसाकर क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सारे फाइल्स पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रही है। नवंबर 30, 1994 शाम के आसपास त्रिवेंद्रम के छोटे से गली में 3 पुलिस ऑफिसर आते हैं और गली के दूसरी तरफ के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। ये घर किसी और का नहीं बल्कि उस समय की इसरो की लीडिंग साइंटिस्ट नंबी नारायणन जी की घर था। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही नंबी नारायणन दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलने के बाद सामने खड़ा 3 पुलिस ऑफिसर्स को देखकर नंबी नारायणन पूछते हैं, आप लोग मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? एम आई अंडर अरेस्ट? नहीं सर, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा, पुलिस वालों ने जवाब दिया। इसके बाद नंबी नारायणन उनके साथ उनके गाड़ी में जाकर बैठ गए और उनको लेकर पुलिस की जीप शाम के अंधेरे में गायब हो गए। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद नंबी नारायणन से कहा गया कि सीनियर ऑफिसर अभी नहीं है, आप कृपया बेंच पे वेट कर लीजिए। नंबी नारायणन उनके बातों के मुताबिक बेंच में जाकर बैठ गए और सोचने लगे अचानक क्या हुआ, क्यों उनको इस तरीके से घर से लाया गया। ये सोचते सोचते उसी बेंच पे नंबी नारायणन सो गए एंड सुबह जब उनकी आंख खुली तब उनको बोला गया, यू आर अंडर अरेस्ट इन द चार्ज ऑफ लीकिंग सीक्रेट एंड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन में बहुत सारे जर्नलिस्ट जमा हो गए और कुछ ही घंटे के अंदर हर न्यूज़पेपर नंबी नारायणन को एक गद्दार घोषित कर दिया। अगले दिन जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जज ने नंबी नारायणन से पूछा, क्या तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? नंबी नारायणन को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस बेसिस पे उन्हें अरेस्ट किया गया या उन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम किया है। अदालत की तरफ से उनको 11 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया। इस दौरान उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। हर बात के लिए इंटरोगेटर उन्हें पीटते थे, यहाँ तक कि 30-30 घंटे तक नॉन स्टॉप खड़ा होकर उनको पुलिस वालों की सवाल का जवाब देना पड़ता था। नारायणन जी बार बार पुलिस को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो निर्दोष है एंड उन्हें फ्रेम किया जा रहा है, लेकिन उनकी किसी भी बात पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे और लगातार उनके ऊपर टॉर्चर कंटिन्यू होता रहा एंड वो धीरे धीरे बढ़ता गया। लगभग 1 महीने बाद CBI ये केस ले लेता है केरला स्टेट पुलिस एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो से एंड इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू कर देते हैं। 1996 में CBI अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में और इस रिपोर्ट में CBI क्लियरली कहता है कि जितने भी आरोप नंबी नारायणन के ऊपर लगाया गया है सारे फेक एंड बेसलेस था और शायद इस केस में किसी इंटरनेशनल पावर की द्वारा नंबी नारायणन को फंसाया जा रहा है। CBI ने एक दूसरे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड इस रिपोर्ट के अंदर CBI कहता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरोगेशन बहुत ही ज़्यादा असंगत था और जितने भी IB के ऑफिसर थे उन्होंने बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से इस केस को हैंडल किया है। CBI ने अपने रिपोर्ट में बहुत सारे ऑफिसर्स के नेम भी मेंशन किया जिन्होंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं निभाया था, जिनमें से कुछ नाम था IB के जॉइंट डायरेक्टर मैथ्यू जॉन एंड डिप्यूटी डायरेक्टर RB श्री कुमार, केरला पुलिस स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर S विजयानंद,
क्राइम ब्रांच के डीएसपी के जसवा एंड डीआईजी सीबी मैथ्यूज। 1996 में सीबीआई नंबी नारायणन के खिलाफ सारे आरोपों को डिसमिस कर देता है एंड 1998 में सुप्रीम कोर्ट भी सारे चार्जेस एंड फेक एलिगेशंस को डिसमिस कर देता है और नंबी नारायणन को पूर्ण सम्मान के साथ मुक्त कर देता है और इसरो को आदेश दिया जाता है कि नंबी नारायणन जी को पूरी सम्मान के साथ उनकी पोस्ट वापस किया जाए। लेकिन उसके बाद नंबी नारायणन की लाइफ एंड कैरियर पूरी तरह से चेंज हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। उनको वापस तो लिया गया लेकिन उनको क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हटाकर एक डेस्क जॉब दिया जाता है। 2001 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने केरला सरकार को ये आदेश देता है कि वो नंबी नारायणन को 1 करोड़ की मुआवजा दे। उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने भी केरला सरकार को ये आदेश देता है कि वो नंबी नारायणन जी को 10 लाख की मुआवजा दे एंड उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केरला गवर्नमेंट से 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश देता है। इन 20 सालों में नंबी नारायणन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। उनकी पूरी कैरियर, रेप्यूटेशन खत्म हो गया। उनके बाद अगर किसी को इस केस से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो था हमारे देश भारत। नंबी नारायणन के खिलाफ इस कॉन्स्पिरेसी की वजह से भारत की क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम कम से कम 20 साल पीछे चला गया। जो क्रायोजेनिक इंजन इसरो ने 2014 में बनाया था शायद वो 1994 में ही बनकर रेडी हो जाता अगर नंबी नारायणन के खिलाफ ये साजिश ना हुआ होता। 2019 में नंबी नारायणन जी को इंडिया की 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। श्री शंकर लिंगम नंबी नारायणन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों का मानना है वो ये है कि ये सारी चीज़ें फ्रेम किया गया था नंबी नारायणन को फंसाने के लिए ताकि इंडिया कभी भी अपने दम पर क्रायोजेनिक इंजन डेवलप ना कर पाए और ये साजिश रचा गया था अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है तो प्लीज़ 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 दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा है उसको भी प्रेस कर दो ताकि किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।